मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह व्याख्यान बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अंतर्गत निदर्शन पद्धति के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस व्याख्यान में दैव निदर्शन के साथ साथ उसका कुछ पार्ट जो पूर्व व्याख्यान में रह गया था, 1 नंबर पे अन्य दैव निदर्शन, अदर रैंडम सैंपल्स को कवर करेंगे और साथ ही निदर्शन पद्धति में सेकंड पार्ट असंभावित निदर्शन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का भी विस्तार से हम वर्णन करेंगे। आशा है आप इस व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्लाइड नंबर 1 पर अन्य दैव निदर्शन, अदर रैंडम सैंपल्स की चर्चा करने के पश्चात सेकंड पार्ट असंभावित निदर्शन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पर चर्चा विस्तार से करेंगे। देखिए, अन्य दैव निदर्शन, अदर रैंडम सैंपल्स। दैव निदर्शन की कुछ अन्य विधियों के आधार पर दैव निदर्शन के प्रकार निम्न हैं। नंबर 1, बहुस्तरीय निदर्शन। नंबर 2, पुनरावर्ती निदर्शन। नंबर 3, क्षेत्रीय निदर्शन। और नंबर 4, अनियमित अंकन विधि। फर्स्ट, बहुस्तरीय निदर्शन, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इस विधि का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र से निदर्शन निकालने के लिए किया जाता है। चूँकि इस विधि में निदर्शन का चुनाव कई स्तरों से गुजरने के बाद किया जाता है, इसलिए इसे बहुस्तरीय निदर्शन कहा जाता है। इस विधि से यदि हम किसी बड़े नगर का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें निम्नांकित स्तरों से गुजरना होता है। नंबर 1, संपूर्ण नगर को कई क्षेत्रों या वार्डों में बांटा जाएगा। ये क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से एवं निवासियों की दृष्टि से समान होने चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक क्षेत्र में से कुछ गृह समूहों का चुनाव दैव निदर्शन के आधार पर किया जाए। नंबर 3, प्रत्येक गृह समूह में से कुछ परिवारों का चुनाव दैव निदर्शन के आधार पर किया जाए। नंबर 4, प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को अध्ययन के लिए चुना जाए। नेक्स्ट स्लाइड। इस प्रकार इस विधि में अंतिम चुनाव कई चरणों में जाकर होता है। इस विधि में स्तृत निदर्शन विधि एवं दैव निदर्शन विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। यदि सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग किया जाए तो इसमें दोनों के लाभ प्राप्त हो सकते हैं तथा कम से कम इकाइयों से ही अधिकाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2, पुनरावर्ती निदर्शन, रिपीटेड सैम्पलिंग। कई बार ऐसा होता है कि पहली बार में चयनित निदर्शन से वांछित एवं आवश्यक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में निदर्शन कार्य एक से अधिक बार किया जाता है, इसलिए इसे पुनरावर्ती निदर्शन कहते हैं। अनेक निदर्शन होने के कारण इसे बहु निदर्शन, मल्टीपल सैंपल भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग करने का प्रमुख कारण संभावित त्रुटियों को दूर करना है। नंबर 3, क्षेत्रीय निदर्शन, एरिया सैंपलिंग। इस विधि में समग्र को पहले छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, तत्पश्चात संपूर्ण क्षेत्र का ही अध्ययन किया जाता है। चूँकि इसमें इकाइयों के एक समूह का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे संभाग निदर्शन
क्लस्टर सैंपलिंग भी कहते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए मोजर एवं कार्ल्टन लिखते हैं, जब इकाइयों के संपूर्ण समूह को ही निदर्शन के रूप में चुन लिया जाता है तब यह चयन प्रक्रिया संभाग निदर्शन कहलाती है। क्षेत्रीय निदर्शन का उपयोग कृषि क्षेत्रों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से किया जाता है। अपराधी क्षेत्र एवं जनसंख्या अध्ययनों के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, अनियमित अंकन प्रणाली, इर्रेगुलर मार्किंग मेथड। इस विधि से निदर्शन का चुनाव करने के लिए भी पहले समग्र की समस्त इकाइयों की सूची बना ली जाती है तथा प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर शेष इकाइयों की सूची में से निर्धारित मात्रा में अनियमित ढंग से इकाइयों पर निशान लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए 100 छात्रों में से 10 छात्रों का निदर्शन लेने के लिए पहले हम इन सभी के नामों की एक सूची तैयार करेंगे। तत्पश्चात 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और इसी प्रकार से अन्य वर्गों में भी प्रत्येक वर्ग में से किसी एक इकाई पर सही का निशान लगा देंगे और इस प्रकार कुल 10 इकाइयों का चयन कर लिया जाएगा। इस विधि में पक्षपात आने की संभावना रहती है। प्रिय विद्यार्थियों, सैंपलिंग मेथड में टाइप्स ऑफ सैंपल्स में रैंडम सैंपल मेथड, जो कि पूर्व में हम पढ़ा चुके हैं, व्याख्यान कर चुके हैं, उसका ये पार्ट फर्स्ट जो इस स्लाइड में दिखाया गया है वो रह गया था। सबसे पहले हमने उसको कवर किया है और अब हम सैंपलिंग मेथड का दूसरा पार्ट, असंभाविता निदर्शन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पर अब व्याख्यान जारी रखेंगे। आशा है आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे। पार्ट 2, असंभाविता निदर्शन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। असंभाविता निदर्शन संभाविता निदर्शन के विपरीत होते हैं। इसमें संभावना एवं संयोग का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इसे असंभाविता निदर्शन कहते हैं। इसमें निदर्शन की इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें न तो प्रत्येक इकाई के निदर्शन में सम्मिलित होने के और न ही उनके चुने जाने की ही संभावना होती है। इसमें तो अध्ययनकर्ता उन इकाइयों का चुनाव करता है जो अध्ययनकर्ता के विषय या समस्या के उद्देश्य एवं सुविधा के अनुरूप हों। इसके प्रमुख प्रकारों में सविचार निदर्शन, सुविधापूर्ण निदर्शन, स्वयं चयनित निदर्शन एवं निर्दिष्टांश या अभ्यंश निदर्शन आदि प्रमुख हैं। नंबर 1, उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन विधि, पर्पजिव सैंपलिंग मेथड। जब अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से समग्र में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तो उसे उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निदर्शन कहते हैं। इस प्रकार के चुनाव में चुनने वाले की इच्छा, उसका निर्णय तथा उद्देश्य ही प्रधान होता है। आकस्मिकता पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। इस विधि का मुख्य आधार यह है कि अनुसंधानकर्ता पहले से ही समग्र की इकाइयों के बारे में जानकारी रखता है। नेक्स्ट, एल्डोफ जैनसन के शब्दों में सविचार निदर्शन से तात्पर्य इकाइयों के समूह को इस प्रकार चुनने से है कि चुने हुए वर्ग मिलकर जहाँ तक हो सके वही औसत अथवा अनुपात प्रदान करे जो समग्र में है। जहोदा तथा कुक के शब्दों में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के पीछे यह आधारभूत मान्यता होती है कि उचित निर्णय तथा उपयुक्त कुशलता के साथ व्यक्ति निदर्शन में सम्मिलित करने हेतु उन मामलों को चुन सकता है तथा इस प्रकार ऐसे निदर्शनों का विकास कर सकता है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक हो। इस प्रकार सविचार अथवा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्हीं इकाइयों का चयन करता है जो क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करती हों। सविचार निदर्शन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्पजिव सैंपलिंग।
नंबर 1, इसमें अनुसंधानकर्ता समग्र की प्रकृति, गुणों तथा इकाइयों की विशेषताओं से पूर्व परिचित होता है, अतः वह जानता है कि किन इकाइयों को चुनना अध्ययन की दृष्टि से लाभप्रद रहेगा। नंबर 2, सहविचार निदर्शन में निदर्शनों का चुनाव इस प्रकार से किया जाता है कि वे अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति करें। नंबर 3, इस प्रकार के निदर्शन में चूंकि अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा अनुसार निदर्शनों का चुनाव करता है, अतः पक्षपात की संभावना अधिक रहती है। सहविचार निदर्शन के गुण। मेरिट्स ऑफ परपजिव सैंपलिंग। यह अध्ययन पद्धति कम खर्चीली है क्योंकि इसमें निदर्शन का आकार बहुत छोटा होता है। इस विधि में निदर्शन का आकार बहुत छोटा किंतु अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है। नंबर 3, यह विधि ऐसे अनुसंधानों में विशेष रूप से उपयोगी होती है जिनमें समग्र की कुछ इकाइयों का चुना जाना विशेष रूप से उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का सर्वेक्षण करना चाहते हैं तो हमें टाटा लौह इस्पात कंपनी का अवश्य अध्ययन करना होगा। यदि इसके स्थान पर हम दैव निदर्शन विधि अपनाते हैं तो टाटा कंपनी का चुनाव हो भी सकता है और नहीं भी। नंबर 4, यह विधि पूर्वगामी अध्ययनों का विशेष लाभदायक है। सहविचार निदर्शन के दोष। डीमेरिट्स ऑफ परपजिव सैंपलिंग। सहविचार निदर्शन में जहाँ कई गुण हैं वहाँ दोषों से भी है मुक्त नहीं है। पार्टन लिखते हैं, समस्त संख्या शास्त्रियों को सहविचार निदर्शन के पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहना है। नेमैन ने एक विधि को बेकार कहा है। स्नेडकोर ने इस प्रणाली के निम्नांकित दोषों का उल्लेख किया है। नंबर 1, इस विधि के अध्ययनकर्ता को समग्र का पहले से ज्ञान होना चाहिए जो सदैव संभव नहीं होता। नंबर 2, इसमें इकाइयों के चुनाव में पक्षपात आने की पूरी संभावना बनी रहती है, अतः परिणाम अवैज्ञानिक और अशुद्ध हो सकते हैं। नंबर 3, निदर्शन की अशुद्धता का पता लगाने की मान्यताएं प्रचलित है, उनमें से एक भी इस विधि में नहीं पाई जाती। नंबर 4, इस प्रणाली द्वारा निष्कर्षों की परिशुद्धता की मात्रा बहुत कम होती है। नंबर 5, इसमें इकाइयों के चुनाव में न्यायपूर्ण निर्णय की अपेक्षा व्यक्तिगत सुझाव का अधिक महत्व होता है। नंबर 6, इसके आधार पर संपूर्ण समग्र की विशेषताओं को नहीं समझा जा सकता। अब नेक्स्ट है सुविधापूर्ण निदर्शन। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें निदर्शन का चुनाव अध्ययनकर्ता की सुविधा अनुसार किया जाता है। अनुसंधानकर्ता निदर्शन का चुनाव करने से पूर्व समग्र, धन, श्रम, इकाइयों से संपर्क करने की सुविधा, स्रोत सूची की उपलब्धता आदि बातों को ध्यान में रखता है। इसे अनियमित, आकस्मिक, नेक्स्ट, अवसरवादी तथा लापरवाहीपूर्ण निदर्शन भी कहते हैं। इस विधि में के अवैज्ञानिक एवं पक्षपातपूर्ण होते हुए भी कई बार अध्ययन हेतु इसी का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब समग्र संपूर्णतया स्पष्ट न हो। नंबर 2, जब निदर्शन की इकाइयाँ स्पष्ट न हो, तथा नंबर 3, जब स्रोत सूची अपर्याप्त हो। यह विधि सरल, कम खर्च वाली, गहन अध्ययन एवं यथार्थ निदर्शन की संभावनाओं के गुण से युक्त है। नंबर 3, स्वयं चयनित निर्वाचित निदर्शन, सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग। कई बार निदर्शन का चुनाव नहीं किया जाता वरन संबंधित व्यक्ति स्वयं ही निदर्शन में सम्मिलित होने का प्रस्ताव करता है, इसलिए इसे स्वयं चयनित निदर्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई साबुन कंपनी यह जानना चाहती है कि उसके साबुन को कितने लोगों ने पसंद किया है, तो रेडियो, टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों द्वारा इसकी घोषणा करवा दी जाती है कि लोग अमुक साबुन के बारे में अपनी राय अमुक पते पर भेजें। कई बार समाचार पत्रों में प्रश्नावली प्रकाशित करा दी जाती है जिसे इच्छुक व्यक्ति भरकर संबंधित संस्था या व्यक्ति को भेजते हैं। नंबर 4, निर्दिष्टांश
अथवा अभ्यंश निदर्शन, कोटा सैंपलिंग। निर्दिष्टांश अथवा अभ्यंश निदर्शन, कोटा सैंपलिंग। यह वर्गीय निदर्शन का ही एक रूप है। इसमें सर्वप्रथम समग्र को कई वर्गों में विभाजित किया जाता है, फिर प्रत्येक वर्ग में से चुनी जाने वाली इकाइयों की संख्या तय कर ली जाती है। इस निश्चित संख्या को ही निर्दिष्टांश कहते हैं, कोटा। इसके द्वारा अनुसंधानकर्ता प्रत्येक वर्ग में से निर्धारित मात्रा में अपनी इच्छा अनुसार इकाइयों का चुनाव कर लेता है। जहोदा तथा कुक के अनुसार निर्दिष्टांश निदर्शन का प्राथमिक लक्ष्य ऐसे निदर्शन का चयन करना है जो ऐसे समग्र का लघु रूप है जिसका सामान्यीकरण किया है, अतः इसे समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा गया है। उदाहरण के लिए एक महाविद्यालय के छात्रों का इस विधि से अध्ययन करने के लिए पहले सभी छात्रों को कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक संकाय से 50-50 छात्रों का चयन अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा अनुसार कर लेता है। क्योंकि इस विधि में अध्ययनकर्ता को इकाइयों के चुनाव की स्वतंत्रता होती है, अतः चुनाव के समय पक्षपात की संभावना रहती है। इस संदर्भ में फ्रैंकिट्स ने लिखा है, इस विधि में पक्षपात की हर समय संभावना बनी रहती है, अतः उन अनुसंधानों में जिनमें पूर्ण पक्षपात रहित निष्कर्षों की अपेक्षा की जाती हो, निर्दिष्टांश विधि को अनुसंधान की एक उपयोगी विधि के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। मोजर कहते हैं कि यह विधि देखने में सरल है किंतु अध्ययनकर्ताओं पर कठोर नियंत्रण लागू करती है। फिर भी यह विधि धन और समय की दृष्टि से कम खर्चीली है। निर्दिष्टांश निदर्शन के चरण। अध्ययन किए जाने वाले समग्र को पहले कुछ विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 2, समग्र की ज्ञात, मान्य या अनुमानित रचना के अनुपात का निर्धारण किया जाता है। नंबर 3, उत्तरदाताओं के अभ्यंश कोटा का निर्धारण किया जाता है। नंबर 4, अभ्यंश कोटा में से दिए गए आधारों पर स्वेच्छा से इकाइयों का चयन कर उनका अध्ययन किया जाता है। निर्दिष्टांश निदर्शन के गुण। इससे आर्थिक बचत होती है। नंबर 2, इसमें इकाइयों का प्रशासन सरल है। नंबर 3, इसमें क्षेत्रीय कार्यों की गति तेज होती है। नंबर 4, अभ्यंश कोटा के लिए निदर्शन के ढांचे की आवश्यकता नहीं होती। निर्दिष्टांश निदर्शन की कुछ सीमाएं भी हैं। निर्दिष्टांश निदर्शन की सीमाएं दोष। इसमें समग्र की सभी विशेषताओं का समानुपातिक अभ्यंश कोटा तय नहीं हो सकता। नंबर 2, अध्ययनकर्ता अपनी सुविधा से इकाइयों का चुनाव करता है, अतः यह अवैज्ञानिक है। नंबर 3, इसमें समग्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। नंबर 4, त्रुटियों की गणना संभव नहीं हो पाती। नंबर 5, इसमें अभ्यंश निदर्शन पर उचित रूप से नियंत्रण नहीं हो पाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान से जुड़ी हुई प्रिंटेड मैटर पाठ्य सामग्री आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उपलब्ध कराई जा रही है, निरंतर रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। आप उसका पठन कीजिए एवं साथ ही ये ऑडियो वीडियो को भी आप सुनते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। आशा है ये व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा और अब ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।